नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने दीपदान एकांकी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसर एकांकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर हिंदी एकांकी के प्रतिष्ठापक हैं। हिंदी एकांकी को आधुनिकता का स्वर देने और उसे जीवनगत सामाजिक यथार्थ से जोड़ने में इनका प्रमुख हाथ रहा है। इनके एकांकियों के जो विषय हैं वो मध्यम वर्ग को केंद्रित रख करके लिखे गए हैं। तो उस वर्ग की नई चेतना और खोखलेपन को इन्होंने रंगमंच की वास्तविक भाषा में अभिव्यक्ति प्रदान की। और ये इस एकांकी का जो उद्देश्य है वो भारतीय मध्यम वर्ग में पाश्चात्य परंपरा के अंधानुकरण के खोखलेपन, दोगलेपन और मनोविश्लेषणात्मक शैली से निकाल पाना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। तो यह एकांकी मनोवैज्ञानिक एकांकी है। एक मनोवैज्ञानिक जैसे अंतर्मन में निहित जो छुपे हुए भाव हैं उनको जानने के लिए एक मनोविश्लेषक खेल खेलता है, वैसे ही एकांकी के पात्र बारी बारी से एक कागज पर बिना सोचे समझे कोई शब्द लिखते हैं, जिससे उनकी जो मानसिक विकृतियां हैं और उनका जो दोगलापन है उनका खुलासा हो जाता है। तो संवेदनहीन पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के अंधानुकरण ने आज मानव के हृदय की भावना को शून्य बना दिया। तो शून्य का अर्थ हुआ ऊसर। तो ऊसर का शाब्दिक अर्थ क्या है? शून्य। तो इस एकांकी के माध्यम से मानव की जो प्रचन्न कुंठाएं हैं और भावनाएं हैं उनको प्रकाशित कराने का मनोवैज्ञानिक आधार खोजने का प्रयास भुवनेश्वर द्वारा किया गया है। खेल खेल में कागज पर जो शब्द लिखे गए उन शब्दों का सीधा संबंध व्यक्ति की मानसिकता से लिया गया है और लेखक के जो मुख्य पात्र हैं तो मिस्टर सिबल के घर में समय पूरा करने के उद्देश्य से कागज पर कोई भी शब्द लिखने का एक खेल शुरू किया जाता है। उन सब पात्रों ने अपने अपने कागज पर कमरा, बाथरूम, ऐसे जो घर की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में उन्होंने कागज पर लिखा था। तो इस शब्द को सुनकर के, इन शब्दों को सुनकर के जो गृह स्वामिनी है मिस्टर सिबल की पत्नी, उन्होंने अपने पुराने विचारों का मंथन किया और वे पुराने दिनों के बारे में सोचने लगी और उनकी यादें ताजा हो गई। तो गृह स्वामिनी मतलब जो मिस्टर सिबल है और उनकी जो पत्नी है, उन्होंने जो मानसिक विचारधारा को जान करके उन्होंने उनके मन में एक पीड़ा के भाव आने लगे, पीड़ा का अनुभव करते हैं वो। और भारत का जो मध्यम वर्ग है उसमें पाश्चात्य परंपरा का जो खोखलापन है उसको मनोविश्लेषणात्मक शैली से निकाल पाना ही एक ये जो एकांकी है इसका उद्देश्य कहा जा सकता है। और इस खेल खेल में इन्होंने उसको निकाल ही दिया था। तो यही जो ऊसर है इस एकांकी की मूल संवेदना कही जा सकती है। तो अब हम ये जो एकांकी है उसका मनोवैज्ञानिक आधार पर उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो इसमें जो विषय हैं एकांकी के, उनके बीच में क्या है? मध्यम वर्ग। तो उस वर्ग की नई चेतना और आडंबर इन्होंने रंगमंच की वास्तविक भाषा में अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो सबसे पहले हम इसके कथानक पर प्रकाश डालते हैं कि ये जो एकांकी है इसके कथानक का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार स्पष्ट है। तो एक मध्यम वर्ग के बंगले का जो ड्राइंग रूम है इस एकांकी का रंगमंच है और इसमें एक एक करके सभी पात्रों का प्रवेश होता है और मध्यम वर्ग के पात्र एक साथ बैठकर के एक खेल खेलते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के अंतर्मन में जो भावनाएं हैं उनका मनोविश्लेषणात्मक रूप से प्रयोग भी करते हैं और वही इस एकांकी के खेल के रूप में दिखाई देता है। एकांकी में सभी पात्र कागज पर बिना सोचे समझे कोई एक शब्द लिखते हैं, फिर उन्हें सबके सामने पढ़ा जाता है और मानव के मन में जो अनायासी
शब्दों का चयन होता है या किसी की कुंठा का या किसी के हृदय के जो भाव हैं उनको अनायास ही प्रकट कर देता है। तो इस एकांकी में जो एकांकीकार है उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से खेल खेल में अपनी जो पत्नी है उनसे उनके मन के जो रहस्य है उनका उद्घाटन उन्होंने इसमें कर दिया। तो इनकी पत्नी इस तरह से व्यक्त जो आंतरिक अनुभूति है उसके प्रकट हो जाने से प्रभावित हुई और इस प्रकार पश्चिम संस्कृति में रंगे भारतीय मध्यम वर्ग की जो अवधारणाएं हैं या खोखलापन जिसे हम कह सकते हैं उनका मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से उन्होंने इस एकांकी में दिखाया और उन्होंने वस्तु संयोजन बड़े नाटकीय कौशल के साथ किया। तो इस कथानक का उद्देश्य यह है कि जो पश्चिमी सभ्यता के अंधा अनुकरण के कारण आज मनुष्य की मानसिक वृत्ति या जो हार्दिक भावनाएं हैं वो शून्य हो चुकी है और उसने उसको ऊसर बना दिया है। तो यही भाव इस कथानक में प्रकट होता है। उसके बाद हम चरित्र चित्रण देखेंगे। तो उसमें एक मुख्य पात्र है जो है मिस्टर सिब्बल और दूसरी है मिस्टर सिब्बल की पत्नी और अन्य पात्र भी हैं जिसमें एक लड़का है, ट्यूटर युवक है, एक मोटी स्त्री भी है और मिस्टर सिब्बल की छोटी लड़की और 2 अन्य लड़कियां। तो ये पात्र व्यक्ति होकर के किसी विशिष्ट वर्ग के प्रतिनिधि पात्र के जैसा व्यवहार करते हैं और अंग्रेजी में पढ़े लिखे होने के कारण जो भारत का जो मध्यम वर्ग है वो पश्चिमी सभ्यता या पाश्चात्य जीवन का नकल करता है, उसका हमें स्पष्ट रूप से प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। तो भुवनेश्वर जी ने इनका बाह्य चित्रण न करके उनके जो आंतरिक मन है और उसके मानसिकता का चित्रण इस एकांकी में उन्होंने किया है। अब जो ये ट्यूटर युवक है वो हृदय की संवेदना से शून्य है और ज़्यादा ही बुद्धिमानी का परिचय वह देता है और एक बुद्धिजीवी है जिसकी व्यक्ति समानता और समाजवाद में वैचारिक रूप से आस्था है। उसके बाद जो इनकी पत्नी है वो हमेशा बीमार ही रहती है और वर्तमान जीवन से निराश है, वह उदास है और पश्चिमी सभ्यता की वह बड़ी प्रशंसक है और उनके मन में उसकी जो विसंगतियां हैं, उनके जीवन में जो रहस्य छुपा हुआ है उसको इसके माध्यम से उद्घाटित किया है और कुछ हद तक उसका उद्घाटन वह उस खेल में जब उसको हो जाता है तो वह मिस्टर सिब्बल से उसकी विवेचना करती है और वो परेशान दिखाई देती है। और सिब्बल के घर से बाहर मिस्टर सिब्बल जो है अपने घर के बाहर एक लापरवाह सिद्धांतवादी और परंपरावादी है, लेकिन घर के अंदर वो एक कायर और डरपोक इंसान का चरित्र निभाते हैं। तो लेखक ने मुख्य पात्र के दोहरे चरित्र का यहाँ चरित्रांकन किया है। उसके बाद है संवाद या कथोपकथन। तो इस एकांकी के जो कथोपकथन हैं वो छोटे हैं और सारगर्भित हैं और सार्थक भी रहे हैं। कथोपकथनों में व्यंग्य और सांकेतिकता और कटाक्ष अधिक है। तो आधे अधूरे संवाद पात्रों के आधे अधूरेपन को प्रकट करते हैं। जैसे ट्यूटर गंभीरतापूर्वक कहता है कि अब तो मिसेज सिब्बल अच्छी है पहले से, तो जो गृह स्वामी है वो कहते हैं कि अच्छी क्या है, रुककर उम्र का तकाजा है। अब देखो 22 साल की मैरिड लाइफ में तो वो कुछ रुक जाता है, जैसे उससे ये बात कह नहीं पाता है वो। तो संवाद योजना के माध्यम से भी भुवनेश्वर ने उन अलग अलग पात्रों के कथोपकथन को दिखाया है। उसके बाद है देश काल या वातावरण। तो इस एकांकी में जो संकलन त्रय है उसको पूरी तरह से निभाया गया है। सारी घटनाएं सहज रूप से
स्वाभाविक ढंग से एक मध्यम वर्गीय घर के ड्राइंग रूप में घटित होती दिखाई देती है और आधुनिक परिवेश से जो मध्यम वर्ग है उसकी जो मनोवृत्तियां हैं उनका परिचय इसके अंतर्गत दिया गया है। तो एकांकी में निर्मित वातावरण काल्पनिक नहीं है और जो खोखली मानसिकता है और दोहरा जो जीवन मूल्य है उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है भाषा शैली। तो ऊषर एकांकी में बौद्धिकता का आग्रह है और प्रतीक योजना और इनके विचारों की जो दोहरता है उसके अनुरूप ही भाषा शैली को प्रयुक्त किया गया है। तो एकांकी में जो शिष्ट लोग हैं, शिष्टाचार की भाषा है और परिभाषागत जो शब्द हैं या अन्य भाषाओं के शब्द हैं, उर्दू अंग्रेजी के, इन शब्दों का प्रयोग सटीक रूप में किया गया है। जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द भी हैं, डिक्शनरी, जेनरेशन, ब्रिज, एटीट्यूड, स्टैंडर्ड, हार्ड आदि। तो उर्दू शब्दों को भी इनमें देखा जा सकता है, जैसे बदतमीजी, गरज, मेहरबानी, मजबूर, मजाक। ठीक है। उसके बाद है इसका उद्देश्य। तो इस एकांकी का उद्देश्य मनुष्य के मन में छिपे हुए जो गूढ़ रहस्य हैं या जो उनकी कुंठित भावनाएं हैं, उनकी मनोवृत्तियां हैं, उनका उद्घाटन करना है। तो बाहरी शांत जीवन के अंदर जो अंतर्मन की जो विभिन्न विडंबनाएं हैं उसको उद्घाटन करना। तो बाहरी शांत जीवन के भीतर अंतर्मन को इस पर प्रकट करके दिखाया गया है कि मनुष्य उससे बेखबर रहता है, लेकिन ये जो अंतर्मन की धारणाएं हैं वे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो दिखावा करना, शो करना, संस्कृति और सभ्यता का मुखौटा लगा करके हम उन प्रभावों को जुटलाने की चेष्टा करते हैं। जब कभी चेतन मन और अवचेतन मन जागृत होते हैं तो अंतर्मन की जो अभिव्यक्ति है वो अनायासी हो जाती है। तो इस एकांकी में भी ऐसा ही हुआ है। शब्द पर शब्द लिखते लिखते जो गृहस्वामिनी है वो बाथरूम, अंधेरा, इस तरह से कुछ जो उनकी मनोग्रंथियां हैं उनको प्रकट कर देती है। तो हिंदी साहित्य में इस प्रकार का जो प्रयोग किया है वो भुवनेश्वर ने इस एकांकी के माध्यम से सफलतापूर्वक किया है। उसके बाद है जो टेक्नोलॉजी है या जो हम उसे तकनीक कहेंगे, तो उसमें इन्होंने पाश्चात्य एकांकी कला की इनको बहुत जानकारी है, उनकी नकल भी इन्होंने की है। तो ये जो आधुनिक हिंदी एकांकी है उसको जीवनगत जो सामाजिक यथार्थ है उससे जोड़ने के लिए उन्होंने पाश्चात्य एकांकी कला का समन्वय किया और उसर भी ऐसी ही एक नई टेक्नोलॉजी या एक नई तकनीक से समृद्ध है। इसके दृश्य और जो रंगमंच की सूचनाएं हैं या सजावट है, इस सब पर पाश्चात्य संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। उसके बाद एक अभिनय कौशल जो एकांकी का प्रमुख तत्व है। तो इसमें भुवनेश्वर जी ने जो ये एकांकी लिखी है उसमें आधुनिक वर्ग की नई चेतना, ढोंग, आडंबर, पाखंड, खोखलेपन, इन सभी का सटीक, सफल और मार्मिक अभिव्यक्ति कौशल से इसको यहाँ रचित किया है। तो अभिनेता के सारे गुण इस एकांकी में दिखाए गए हैं। एक ही स्थान पर नई चेतना, आडंबर और खोखलेपन को प्रकट किया है और पात्रों की संख्या इसमें कम है। भाषा के सहारे चरित्रों का चित्रण करना और खेल खेल में अपनी जो हार्दिक उद्गार हैं या मन की जो भाव हैं या रहस्य हैं उनको उद्घाटित किया गया है। तो दृश्य विधान में बिना परिवर्तन किए वस्तु का तीव्र गति से स्वाभाविक रूप से यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। ये एक नाटकीय कुशलता का ही परिणाम हम कह सकते हैं। तो इस एकांकी में ये जो छोटे प्रश्न हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि ऊसर एकांकी की मूल संवेदना क्या है। तो जैसा कि हमने अभी इसका कथानक पढ़ा था, तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि जो लेखक है खेल खेल में मानसिक विचारों को निकलवा लेता है या मानसिक विचारों को प्रकट करवा लेता है, यही एकांकी की मूल संवेदना समझी जा सकती है। उसके बाद है कि इस एकांकी का उद्देश्य क्या है। तो एकांकी का उद्देश्य इसके कथानक को पढ़ने से स्पष्ट भी हो जाता है कि खेल खेल में मानव मन की जो कुंठाएं हैं उनको प्रकाशित करवाना, तो ये उसका उद्देश्य हम कह सकते हैं। फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि इस एकांकी का खेल क्या है। तो इस एकांकी का खेल है कि सभी सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार कागज पर कोई भी शब्द लिखें। फिर इसमें जो ये एकांकी है उसमें पात्रों के बारे में बताइए। तो कौन कौन पात्र हैं। तो इसमें एक गृहस्वामी है मिस्टर सिब्बल, और गृहस्वामिनी उनकी पत्नी, और एक लड़का, उनकी एक छोटी लड़की, और अन्य 2 लड़कियां। उसके बाद ये जो एकांकी है इसमें ऊसर से लेखक का क्या तात्पर्य है, ऊसर शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया, ऊसर किसे कहा है उन्होंने। तो इसमें हम बताएंगे कि ये जो एकांकी है ये एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है, और इसमें अंतर्मन के जो रहस्य छुपे हुए हैं उनको वो एक मनोविश्लेषक खेल खेलते हैं, उसके अंतर्गत वो प्रकट भी करते हैं। तो वैसे ही एकांकी के जो पात्र हैं बारी बारी से कागज पर बिना सोचे समझे कोई शब्द लिख देते हैं, और जिससे उनकी जो मानसिक भावनाएं हैं वो प्रकट हो जाती है। तो संवेदनहीन जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति है उसके अंधानुकरण करने से आज मनुष्य का जो हृदय है वो भावना शून्य हो गया है। तो यही इसको उन्होंने ऊसर नाम दिया है। ठीक है। फिर एक प्रश्न ऐसा भी आया था पिछली बार कि ऊसर एकांकी में जो ऊसर है उसकी सार्थकता पर आप विचार कीजिए, वो जो शब्द की सार्थकता कहाँ तक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये जो एकांकी है ये जो शहरी जीवन है उसमें बढ़ती हुई पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसने लोगों को भावना शून्य बना दिया है। लोगों के मन में अपने परिवार के जो अन्य लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार की संवेदनाएं नहीं है, वो संवेदना शून्य हो गए हैं लोग, क्योंकि उनको बस अपने आप से मतलब होता है। तो इसके कारण उन्होंने लोगों की मानसिकता पर व्यंग्य किया है, और ऊसर का जो उन्होंने अर्थ बताया है इसमें संवेदनहीन और भावशून्य हृदय से। तो जिसमें क्या होता है कि सारी प्रकार की जो भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और लोग मानसिक विकृति का शिकार बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एक प्रश्न और देखेंगे कि ऊसर में जो लेखक ने किन बातों को प्रकट करवाया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि लेखक ने मिस्टर सिब्बल की पत्नी से उसके मन में छुपे हुए रहस्य को प्रकट करवाया है। तो अगला प्रश्न है कि उस पर मिस्टर सिब्बल का क्या प्रभाव पड़ा। तो मिस्टर सिब्बल ने अभी भी अपनी पत्नी की जो मानसिक स्थिति है उसके प्रति उसकी मानसिकता को जान करके उसको पीड़ा का अनुभव होता है। फिर ये जो एकांकी है इसका हमें तुलना करनी है मनोवैज्ञानिक आधार पर। तो क्या ये एकांकी सफल हुई है या नहीं हुई है। मनोवैज्ञानिक आधार पर इसकी सफलता को हमें आंकना है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि ये जो एकांकी है इसके माध्यम से मानसिक जो दमित भावनाएं हैं, कुंठाएं हैं, उनको प्रकाशित कराने के लिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक आधार सोचा और वह उसमें सफल भी हुए। खेल खेल में कागज पर लिखे जाने वाले जो शब्द हैं उनका जो संबंध है वो मानसिक वैचारिकता पर आकर के रुक जाता है, और लेखक के जो मुख्य पात्र हैं मिस्टर सिब्बल और उनके घर में उनका समय पूरा करने के उद्देश्य से कागज पर कोई शब्द लिखने का खेल प्रारंभ होता है, और उन सब पात्रों को पूरा करने के उद्देश्य से कागज पर कोई भी शब्द लिखने का खेल जो उन्होंने शुरू किया था वह सार्थक भी होता है। उनको अपने बारे में अपनी जो पत्नी के विचार हैं उनसे भी उनको जानकारी मिलती है।
तो कहीं ना कहीं ये उनको समझने में सहायक भी होता है। तो इस प्रकार आज की जो क्लास है इसमें हमने भुवनेश्वर द्वारा रचित ऊसर एकांकी के बारे में जानकारी ली और ऊसर का जो शाब्दिक अर्थ है भावना शून्य और संवेदन शून्य, तो कहीं ना कहीं ये शब्द जो है सार्थक भी हुआ है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।